हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल द जियोग्राफी सेंटर में। यहाँ से दोस्तों हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 की, जो हमारी इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी की सीरीज चल रही थी, जिसको मैं डिटेल में पढ़ा रहा था। आज हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र में पदार्थों के संचरण से संबंधित, यानी कि किसी भी इकोसिस्टम में किसी पदार्थ का आगमन या उससे किसी पदार्थ का बहिर्गमन किस प्रकार से होता है, उसको समझेंगे। तो इसी को समझने के क्रम में हम यहाँ पर आज समझेंगे बायो जियो केमिकल साइकिल को। ठीक है, यानी कि जैव भू रासायनिक चक्र को। और जैव भू रासायनिक चक्र में जितने चक्र आते हैं उन सभी चक्रों को समझेंगे। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कार्बन चक्र और नाइट्रोजन चक्र के बारे में। तो बने रहिएगा। देखिए, एक चीज मैं पहले आपको बता देना चाहता हूं और इसको आप नोट भी कर लेंगे कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो पोषक तत्व जितने भी, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व, जितने भी पोषक तत्व शामिल होते हैं उनकी कुल 3 कैटेगरी होती है। ठीक है, उनकी कुल 3 कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी माइक्रो एलिमेंट की होती है। ठीक है, मैक्रो एलिमेंट्स की होती है। दूसरी जो कैटेगरी होती है वो मेसो एलिमेंट की होती है। ठीक है, यानी कि गौण तत्वों की होती है। और पहला मैक्रो यानी कि बृहद तत्वों की होती है। तीसरी जो कैटेगरी होती है वो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं। मैंने इसको पढ़ाया भी है पारिस्थितिकी उत्पादकता में। तीसरी कैटेगरी ट्रेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसको आपको समझना है। ठीक है, 3 कैटेगरी होती है, मैक्रो, मेसो, ट्रेस एलिमेंट। हिंदी में अगर बोला जाए तो पहली कैटेगरी पोषक तत्वों की होती है किसी भी इकोसिस्टम में। ठीक है, बृहद स्तरीय तत्व, दूसरा है गौण तत्व और तीसरा है सूक्ष्म मात्रिक तत्व। हिंदी में भी कभी कभी आ जाता है। देखिए, बृहद स्तरीय तत्व में यानी कि मैक्रो एलिमेंट्स में ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ये सारी चीजें आती हैं। जो गौण तत्व होता है यानी कि जो सेकंड कैटेगरी होती है, उसमें विभिन्न प्रकार के तत्व आते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, यानी कि जिनकी कम मात्रा में जरूरत होती है। और तीसरी कैटेगरी में ट्रेस एलिमेंट्स में ऐसे तत्व आते हैं जिनके जीवों को और भी कम मात्रा में जरूरत पड़ती है, यानी कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के जीवों को माइक्रो एलिमेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, जिसमें कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, गौण तत्वों की उससे कम और ट्रेस एलिमेंट्स की उससे कम जरूरत पड़ती है। आइए एक बार हम लोग बायोजियो केमिकल साइकिल को समझ लेते हैं कि बायोजियो केमिकल साइकिल क्या है। ठीक है, देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल, महासागरों में एवं अवसादों से होकर जितने भी रासायनिक तत्वों का संचरण होता है, ठीक है, जैसे कि ये देखिए, ये हो गया, ये ऊपर का इलाका जो व्हाइट में दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा इलाका, ये वायुमंडल हो गया। और ये जो इलाका हो गया, ये इस पे जीव जंतु निवास कर रहे हैं। और जो धरती के नीचे है ना, ये आपका अवसाद वाला इलाका हो गया। यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल, महासागरों एवं अवसादों से होकर रासायनिक तत्वों के चक्रण को जैव भू रसायन कहा जाता है। ठीक ना। देखिए, जैव भू रासायनिक चक्र उन मार्गों को संदर्भित करते हैं जिनके माध्यम से कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और अन्य तत्व और यौगिक जीवित जीवों, वायुमंडल, जलमंडल, भूमंडल और अन्य पृथ्वी जलाशयों के बीच चक्रित और पुनर्चक्रित, यानी कि इनका एक साइकिल चलता रहता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका साइकिल, ठीक है, जिनका रासायनिक साइकिल चलता रहता है, और ऐसे ही पदार्थों के चक्रण को बोलते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। ठीक है, जैव भू रासायनिक चक्र 2 प्रकार के होते हैं। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई भी हम एक पदार्थ ले, जैसे मान लीजिए हम कोई एक पदार्थ लेते हैं एक्स। ठीक है, हमने ये एक्स पदार्थ ले लिया, एक पदार्थ हमने लिया एक्स। ठीक है, एक्स पदार्थ हमने ले लिया। अब एक्स पदार्थ वायुमंडल में है और यहां से जा रहा है
ठीक है, उसमें एनर्जी मिल रही है, हीट बन रहा है इधर, फिर वही पदार्थ कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा है, उसको डिकम्पोज कर रहे हैं, फिर वो जा रहा है ऊपर रेस्पिरेशन के थ्रू वायुमंडल में, या फिर वो एक्स पदार्थ किसी प्लांट में है और उसको कोई जानवर खा रहा है, कोई उसको कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है और वहां से फिर वो डिकम्पोज हो रहा है। यानी कि देखिए कई तरीके से पदार्थों का जो चक्रण है वो चल रहा है। ठीक है, अगर बाद में वो पदार्थ क्या बनता है, चट्टान भी बनता है, मिट्टी बनता है, मिट्टी में उसका रूपांतरण हो जाता है, या फिर अगर चट्टान है ये मिट्टी है तो उससे भी पौधों में जड़ों के माध्यम से फिर से वो वायुमंडल में जाता है। यानी कि पदार्थों का एक प्रकार से पूरी तरीके से जैविक अजैविक रूप से चक्रण हो रहा है। ठीक है, वायुमंडल में, महासागरों में, अवसादों में, मिट्टियों में हो करके उनका चक्रण जारी है, उनका चक्रण चल रहा है। ठीक ना, क्लियर है? चलिए देखिए, विभिन्न प्रकार की ऐसी क्रियाएं होती हैं, ठीक ना, जिनसे किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में इन पदार्थों का चक्रण चलता रहता है। अब हम बात करेंगे जैव भू रासायनिक चक्र दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है गैसीय चक्र। इसमें वायुमंडल, महासागर एवं प्रमुख पोषक तत्व भंडार के रूप में काम करते हैं। इस चक्र में कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और जल चक्र शामिल होता है। दूसरा चक्र है तलछटी चक्र। तलछटी चक्र में मिट्टी और पृथ्वी की पपड़ी की तलछटी और दूसरी चट्टानें प्रमुख भंडार के रूप में काम करती हैं। ध्यान दीजिएगा, भंडार क्या है? तलछटी चक्र में पृथ्वी की पपड़ी की तलछटी और दूसरी चट्टानें हैं, जबकि गैसीय चक्र में भंडार क्या है भाई? तो वायुमंडल है, महासागर है। ठीक है, तलछटी चक्र में सल्फर चक्र, फास्फोरस चक्र और चट्टान चक्र आदि शामिल होते हैं। तो आइए आगे हम जो चक्र हमें पढ़ना है हम उसकी बात करेंगे, कार्बन चक्र की। ठीक है, किसी भी एग्जाम में आप डिटेल में अगर लिखना चाहें, समझना चाहें तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। सबसे पहले कार्बन को देखेंगे कि कार्बन तत्व समुद्री जल, वायुमंडल, चूना पत्थर, कोयले जैसी चट्टानों, मिट्टी और सभी जीवित चीजों का एक हिस्सा है। हमारे गतिशील ग्रह कार्बन चक्र के एक भाग के रूप में कार्बन इनमें से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने में सक्षम है। ठीक है, कार्बन एक ऐसा तत्व है जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम हमने दिया हुआ है जिससे कार्बन चक्र को समझने में आपको आसानी होगी। वायुमंडल में कार्बन CO2 के रूप में उपस्थित है। ठीक है, CO2 के रूप में कार्बन यहाँ पर देखिए उपस्थित है, मैंने ये बना रखा है। अब ये कार्बन जो वायुमंडल में उपस्थित है, पौधे इसको ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये पौधे इसको ग्रहण कर रहे हैं और फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है। इस क्रिया के माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जिसको मनुष्य ग्रहण करता है, अन्य जीव जंतु ग्रहण करते हैं। तो वो बात हम ऑक्सीजन चक्र में करेंगे, यहां हम कार्बन चक्र की बात करेंगे। अब ये जो कार्बन है, पेड़ पौधे आ गए। अब पेड़ पौधे भी जब मरते हैं या कोई भी जीव जंतु मरता है या कोई भी चीज डिकम्पोज होती है, खत्म होती है, तो मिट्टी में आके मिल जाती है। उनके अवशेषों के रूप में, जैसे अगर मान लीजिए कोई पेड़ सूख गया, सूख करके मिट्टी में आके मिल गया, तो उसके जो अवशेष होंगे या जो ऑर्गेनिज्म होंगे मरे हुए, वे वेस्ट प्रोडक्ट हो जाएंगे और अवशेषों के रूप में मिट्टी में आकर के मिल जाएंगे। या फिर वो फ्यूल भी बन सकते हैं, जैसे कार्बोनिफेरस काल में कोयले बने थे वनस्पतियों के, पेड़ पौधों के दब जाने के कारण। ठीक है, पैलियोजोइक एरा की जब हम बात करते हैं, पैलियोजोइक एरा में यानी कि प्रथम युग में 6 शक हैं और उनमें से एक है कार्बोनिफेरस युग। तो कार्बोनिफेरस में जब हम बात करते हैं तो पेड़ पौधे नीचे दब गए, तो वो भी तो अब चूंकि कार्बन वो ग्रहण किए थे, उनमें भी कार्बन था, तो फ्यूल के रूप में भी हो सकते हैं। अब उसी फ्यूल को निकाल करके, चाहे पेट्रोलियम चाहे कोयला के रूप में, हम फैक्ट्रियों में यूज करते हैं। ठीक है, या फिर
रूट रेस्पिरेशन भी होता है, यानी कि वो कार्बन फिर पौधों की जड़ों में भी आता है विभिन्न एलिमेंट्स के माध्यम से, तत्वों के माध्यम से, और फिर वो वायुमंडल में चला जाता है। ठीक है। या फिर जो फैक्ट्रियों में निकलता है कार्बन, ठीक है, जो पदार्थों का, जिन तत्वों का हम यूज फैक्ट्रियों में, कंपनियों में करते हैं, ठीक है, गाड़ियों को चलाने में कर रहे हैं, फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसे जो गाड़ियां चल रही हैं वो कार्बन फिर से वायुमंडल में धुएं वगैरह के रूप में कहाँ चला जा रहा है, फिर से वायुमंडल में चला जा रहा है। तो यहां से एक चक्र, साइकिल आपको देखने को मिला, यानी कि वायुमंडल में था, फिर पेड़ पौधों में आया या जंतुओं में आया, यहां से फिर इनके अवशेषों के रूप में धरती के नीचे चला गया, मिट्टी में चला गया, या फिर अवसादों में चला गया, या फिर इनका अवसादीकरण हो गया, और फिर जब इनको हम यूज कर रहे हैं तो दोबारा से ये वायुमंडल में आ जा रहे हैं। तो ये एक चक्र इस तरीके से चल रहा है। क्लियर है? देखिए, दूसरे तरीके से भी हम समझाने का प्रयास करेंगे। सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है उससे हो रहा है फोटोसिंथेसिस, और ये अपनी जड़ों के माध्यम से भी कार्बन को भिन्न पोषक तत्वों के रूप में पेड़ पौधे ग्रहण कर रहे हैं। कुछ कार्बन लिथोस्फीयर में मौजूद है, कुछ कार्बन जो है कि महासागरों में भी मौजूद है, ओशियंस में भी है। अब ओशियन का जो कार्बन है वो किसी फॉर्म में फिर सतह पे आ जाता है, यानी कि लिथोस्फीयर में आता है। कुछ कार्बन जो है सेडिमेंट के रूप में रहता है, और फिर ये जड़ों के द्वारा, ठीक है, रूट ऑस्मोसिस होता है, जिससे बहुत सारे जो पोषक तत्व होते हैं पेड़ पौधों में चले जाते हैं, और पेड़ पौधों के द्वारा ये वायुमंडल में छोड़ दिए जाते हैं। या फिर पेड़ पौधों को जो जीव जंतु खाते हैं, ये जीव जंतु फिर क्या करते हैं, इनको वायुमंडल में छोड़ देते हैं। या फिर कार्बन का खुद ही मिट्टी से पानी में, और पानी से मिट्टी में, और खुद मिट्टी में जो कार्बन है उसका भी, और खुद पानी में जो कार्बन है उसका भी डिफ्यूजन होता है, या फिर एक्सचेंज होता है, उससे भी कार्बन वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में हमारे आकर के शामिल हो जाता है। तो आइए देखते हैं आगे कुछ स्टेप हमने बताए हुए हैं कि देखिए, जो हमने अभी आपको समझाया वो पूरी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से लिख सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ फैक्ट है, कुछ चीज़ें हैं, तो मैं जल्दी से इसको पढ़ देता हूँ कि मैंने क्या बताया आपको और क्या लिखा है। देखिए, कार्बन वायुमंडल से पौधों तक पहुंचता है। वायुमंडल में कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस में ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से खींचकर पौधों की वृद्धि के लिए कार्बन से बने भोजन का उत्पादन किया जाता है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से खींचकर पौधों की वृद्धि के लिए कार्बन से बने भोजन का उत्पादन, यानी कि फोटोसिंथेसिस, जो मैंने आपको बताया वो चीज यहाँ पर लिखे है। फिर एक कार्बन पौधों से जानवरों तक पहुंचता है, यानी कि जब पेड़ पौधे अपना भोजन का उसी कार्बन की सहायता से बनाते हैं, तो उसी कार्बन की सहायता से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और उन भोजन को जानवर खाते हैं। तो कार्बन अब पौधों से कहाँ पहुंच गया, जानवरों तक पहुंच गया है। खाद्य श्रृंखलाओं के माध्यम से पौधों में मौजूद कार्बन उन जानवरों तक पहुंचता है जो उन्हें खाते हैं। जो जानवर दूसरे जानवरों को खाते हैं उन्हें भी अपने भोजन से कार्बन मिलता है। कार्बन पौधों और जानवरों से मिट्टी में चला जाता है। जब पौधे और जानवर मर जाते हैं तो उनके शरीर, लकड़ी और पत्ते सड़ जाते हैं, और कार्बन जमीन में चला जाता है। कुछ कार्बन जमीन में दब जाता है और लाखों करोड़ों सालों में जीवाश्म ईंधन बन जाएगा, ठीक है, या बन जाता है। कार्बन जीवित चीजों से भी वायुमंडल में जाता है। हर बार हम लोग जब सांस छोड़ते हैं तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 छोड़ते हैं। जानवरों और पौधों को श्वसन नामक प्रक्रिया के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड गैस से छुटकारा पाने की आवश्यकता होती है। जब ईंधन हम जलाते हैं तो कार्बन जीवाश्म ईंधन से वायुमंडल में चला जाता है। जब मनुष्य कारखानों, बिजली संयंत्रों, कारों और ट्रकों को चलाने के लिए जीवाश्म ईंधन जलाते हैं तो अधिकांश भाग कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में वायुमंडल में जल्दी से प्रवेश कर जाता है। हर साल जीवाश्म ईंधन जलाने से 5.5 अरब टन कार्बन निकलता है। इस विशाल मात्रा में से 3.3 अरब टन वायुमंडल में रहता है। शेष का अधिकांश हिस्सा समुद्री जल में घुल जाता है।
ठीक है, यानी कि जब बारिश होती है तो वायुमंडल में जो कुछ कार्बन होती है वो भी उसके साथ साथ समुद्री जल में नीचे की तरफ आ जाता है। कार्बन वायुमंडल से महासागरों में चला जाता है। महासागर और अन्य जल निकाय वायुमंडल से कुछ कार्बन अवशोषित करते हैं और कार्बन पानी में घुल जाता है। ठीक है, तो जिस प्रक्रिया को मैंने इस डायग्राम के माध्यम से, इसके माध्यम से समझाया था, उसको मैंने यहाँ पर बता दिया है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से इसको डिस्क्रिप्टिव तरीके से भी लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कार्बन साइकिल को, फिर से देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से। मैंने कई डायग्राम यूज़ किया है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। सनलाइट है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है प्रोड्यूसर्स के माध्यम से, जिनको इंग्लिश में दिक्कत है इंग्लिश में भी उनके लिए है। ठीक है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में, प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, है ना, मतलब छोड़ते नहीं, सॉरी ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं। ठीक है, इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन O2 रिलीज करते हैं। फिर कार्बन फिक्सेशन हो रहा है कंज्यूमर्स के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। कार्बन का फिक्सेशन यानी कि जिन कार्बन का प्रयोग करके पेड़ पौधे ने भोजन बनाया और इन भोजन को जीव जंतु खा रहे हैं और खा करके फिर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में छोड़ रहे हैं, या फिर पेड़ पौधे डिक्रीज होकर के मिट्टी में जा रहे हैं, दब रहे हैं, सड़गल रहे हैं और फिर डायरेक्ट वहां से सड़गल करके एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं। नहीं तो फिर ये फ्यूल बन जा रहे हैं और फ्यूल हम फैक्ट्रियों में, कंपनी में, अपनी कार में, गाड़ियों में, बाइक में यूज कर रहे हैं और फिर वहां से कार्बन धुएं के रूप में वायुमंडल में जा रहा है। तो एक प्रकार से ये कार्बन का साइकिल लगातार चल रहा है। इसमें आप ये भी ध्यान दीजिएगा, मैं जब पोल्यूशन पढ़ाऊंगा आपको, यानी कि जब आपको प्रदूषण पढ़ाऊंगा तो उसमें इसके खतरनाक स्तर की बात हम लोग करेंगे। ठीक है, कि कार्बन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बहुत ज़्यादा किसी इकोसिस्टम में बढ़ भी जाए तो बहुत ज़्यादा वो नुकसान करती है। ठीक है, चलिए आगे हम चर्चा करेंगे नाइट्रोजन चक्र की। ठीक ना, कार्बन के बाद नाइट्रोजन चक्र की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर ये जो डायग्राम है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन को दिखा रहा है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, किस तरीके से होता है, ये आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। देखिए, नाइट्रोजन एक ऐसा तत्व है जो हमारे ग्रह के जीवित भाग और पृथ्वी प्रणाली के अकार्बनिक भागों दोनों में पाया जाता है। यानी कि हमारे अर्थ की जो प्रणाली है, अकार्बनिक इनऑर्गेनिक प्रणाली जो है, जहां जीवन नहीं है, नाइट्रोजन वहां ऊपर भी वायुमंडल में भी पाया जा रहा है। ठीक है, और जीवित पृथ्वी के जो आवासित भाग हैं, जो जीवित भाग हैं, उन भागों पर भी ये पाया जा रहा है। क्लियर है। नाइट्रोजन चक्र के माध्यम से, नाइट्रोजन जो है ना, चक्र के माध्यम से धीरे धीरे आगे बढ़ता है और रास्ते में वायुमंडल, जीवित जीवों, मिट्टी और महासागरों जैसे जलाशयों में जमा हो जाता है। ठीक है, कैसे होता है आपको मैं एक बार समझाता हूँ। देखिए, इसके कई स्टेप होते हैं, वो स्टेप भी हम लोग देखेंगे। मैं एक बार आपको समझा देता हूँ इसको। देखिए, वायुमंडल यहाँ पर ना, वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है ना गैस के रूप में उपस्थित है। जब लाइटनिंग होती है, यानी कि जब बिजली चमकती है, जब बिजली कड़कती है, ठीक है, तो यहाँ से नाइट्रोजन टूटता है वायुमंडल से। सामान्य शब्दों में समझा रहा हूं, फिर स्टेजेस हम लोग देखेंगे इसके। तो जब बिजली चमकती है तो नाइट्रोजन क्या करता है कि बिजली के माध्यम से टूटता है और पानी के सहारे जो है जमीन पर चला आता है नीचे। ठीक है, अब जब नीचे चला आता है तो यहाँ पर इसका एसिमिलेशन होता है, यानी कि स्वांगीकरण होता है प्लांट्स में। फिर ये नाइट्रेट के रूप में हो जाता है, NO3 के रूप में हो जाता है, नाइट्रेट के रूप में हो जाता है और जमीन से ये पौधों की जड़ों में चला जाता है। जब इन्हीं पेड़ पौधों को जानवर खाते हैं तो ये जानवरों को के पास, हम लोगों के पास, जीव जंतुओं के पास पहुंच जाता है। ठीक है, फिर अगर कोई पेड़ पौधा या जीव जंतु या जानवर अगर मर जाते हैं तो ये डीकम्पोज हो जाता है और मिट्टी में चला जाता है। मिट्टी में फॉसिल फ्यूल के रूप में पुनः ये आता है, फैक्ट्रियों में यूज होता है और फिर से ये बर्न होता है, वायुमंडल में चला जाता है। फिर से वहां पर वायुमंडल में बिजली चमकती है, जलता है, फिर पानी के साथ नीचे आता है। ये तो एक प्रक्रिया हो गई। दूसरी, इसका अमोनिफिकेशन भी होता है। ठीक है, और अमोनिफिकेशन के बाद इसका नाइट्रिफिकेशन भी होता है और नाइट्रिफिकेशन से पूरा ये वायुमंडल में पहुंचता है।
ठीक ना। तो कई प्रकार की प्रोसेस, कई प्रकार की प्रक्रियाएं चलती हैं और इसी प्रक्रियाओं को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं कि नाइट्रोजन किस तरीके से स्थिर रहता है। देखिए, बिजली चमकी, वायुमंडल से जमीन पर आया, पेड़ पौधों में गया, पेड़ पौधों से जानवरों ने खाया और ये फिर जो है कि ऊपर चला गया। ठीक है, आइए समझते हैं इसको कैसे। देखिए, सबसे पहले होता है नाइट्रोजन का यौगिकरण, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि स्थिरीकरण। तो चरण 1 में क्या होता है, कैसे क्या होता है, देखिए इसका चरण 1, स्टेप 1 क्या है कि पहले चरण में वायुमंडलीय निष्क्रिय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण शामिल है। यहाँ नाइट्रोजन का N2 रूप NH3 में, यानी कि अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। पहले चरण में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण यानी कि रूपांतरण होता है और ये N2 से NH3 यानी कि अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया मिट्टी में मौजूद सहजीवी जीवाणु द्वारा की जाती है, जिसे डायजोट्रोफ कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यानी कि नाइट्रोजन का अमोनीकरण कैसे होता है भाई, मिट्टी में एक जीवाणु होता है डायजोट्रोफ, उसके द्वारा होता है। यह बैक्टीरिया मुख्य रूप से प्रकृति में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जाने जाते हैं, जैसे राइबोजियम। राइबोजियम एक बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जाना जाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जाना जाता है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण कितने प्रकार से हो सकता है भाई, 3 प्रकार से हो सकता है, यानी कि 3 माध्यम है, सिर्फ एक ही माध्यम नहीं है। पहला है वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। बिजली चमकने के दौरान उच्च तापमान के कारण वायुमंडल में मौजूद निष्क्रिय नाइट्रोजन बिजली की मदद से नाइट्रस ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब बिजली चमक, नाइट्रोजन हालांकि एक निष्क्रिय गैस है, चिप्स उप्स के जो पैकेट होते हैं उसमें नाइट्रोजन ही भरा होता है, ठीक ना, चिप्स जो होते हैं उसमें नाइट्रोजन ही भरा होता है। ठीक है, चिप्स के पैकेटों में नाइट्रोजन ही भरा होता है, जिससे वो चूंकि अक्रिय है ना, नॉन रिएक्टिव गैस है, तो जो उसमें चिप्स के पैकेट में चाहे जो भी मटेरियल रहे वो उससे क्रिया नहीं करता है और उसको बचा करके रखता है। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो ये बिजली की मदद से नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O में चेंज हो जाता है। ठीक है, यहां से नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O में चेंज हो गया। नाइट्रोजन परमाणुओं में टूट जाते हैं, जो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन परऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। यह यौगिक बाद में वर्षा में घुलकर तनु नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। जब तनु नाइट्रिक अम्ल पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है तो यह उपस्थित क्षारों के साथ क्रिया करके पुनः नाइट्रेट बना लेता है, और यह नाइट्रेट जिसे पौधे आसानी से अवशोषित कर सकते हैं। देखिए, पौधे नाइट्रेट को ही अवशोषित करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सीधे नाइट्रोजन को अवशोषित कर लिया। नाइट्रोजन का जो दूसरा रूप है नाइट्रेट, ठीक है, पौधे सीधे नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं। ठीक है, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, यानी कि बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। देखिए, कभी कभी ना, ये नेट का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ये यूजीसी नेट में, ठीक ना, पूछ लिया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन, यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल मौजूद होते हैं, जो वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में परिवर्तित करते हैं। यानी कि नीले हरे शैवाल भी क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु 2 प्रकार के होते हैं, एजोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम, जो मुक्त रहने वाले बैक्टीरिया हैं, और इनके साथ जो सहजीवी हैं, जो इनके असिस्टेंट हैं, वो है राइबोजियम। ठीक है, जैसे फलीदार पौधों में, अनाबेना की जड़ में, नोस्टोक में, या फिर दालों के पौधे में, मटर वगैरह के पौधों में भी ये जीवाणु राइबोजियम पाए जाते हैं या एजोबैक्टर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा। तीसरा स्टेप क्या है इसका, औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये औद्योगिक आया, इसका मतलब यह मानव निर्मित है, जहां वायुमंडलीय नाइट्रोजन को हैबर की प्रक्रिया के द्वारा अमोनिया में बदला जाता है। देखिए,
हैबर प्रक्रिया के द्वारा नाइट्रोजन को किसमें बदल देते हैं? अमोनिया में। ये जीके का क्वेश्चन आ जाता है। और बाद में विभिन्न उर्वरकों में नाइट्रेट्स में परिवर्तित किया जाता है ना। देखिए हम यूरिया डालते हैं खेत में, यूरिया, उसमें भी क्या होता है, यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। उसके बोरिया पे देखिएगा, बोरा जो उसका बोरा होता है, जो पैकेट होता है यूरिया का, उस पर लिखा होता है 46% नाइट्रोजन, उसमें नाइट्रोजन 46% होता है। तो मानव खुद भी उसको प्रकृति में डालता है, पेड़ पौधों में, और पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो उसको सोखती हैं नाइट्रोजन को, और फिर हम उसको खाते हैं तो हमारी बॉडी में आ जाता है। फिर हम लोग जब मरते हैं तो फिर पुनः जमीन में चला जाता है, ठीक है, और फिर वहां से वायुमंडल में चला जाता है, ठीक है। पहला चरण हमने पढ़ा था नाइट्रोजन यौगिकरण, नाइट्रोजन का फिक्सेशन। तो फिक्सेशन कैसे होता है वो तो आपने समझ लिया। अब दूसरा है ना इसका अमोनिफिकेशन, अमोनीकरण कैसे होता है, यानी कि नाइट्रोजन अमोनिया में कैसे बदलता है। देखिए पौधों और जानवरों के मृत अवशेष मिट्टी में दबे होते हैं। यह एक्टिनोमाइसिस जैसे कवक की मदद अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाते हैं, ठीक है, उसकी मदद से अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाते हैं। अमोनिया बनने की इसी प्रक्रिया को अमोनीकरण कहते हैं, यानी कि नाइट्रोजन अब अमोनिया में चेंज हो रहा है। कैसे? जब कोई इसको जीव जंतु खाया, खा करके मरा, पेड़ पौधे खा करके इसको जब मरे तो मिट्टी में दब जाते हैं। तो मिट्टी में कुछ कवक होते हैं जैसे कि एक्टिनोमाइसिस, एक्टिनोमाइसिस जो कवक होते हैं ये इसको अमोनिया में परिवर्तित करने में मदद करते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की मदद से, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की मदद से मिट्टी में पहले से ही अमोनिया मौजूद होते हैं। यानी कि हमने आपसे कहा कि जो लाइटनिंग के द्वारा आते हैं, बिजली चमकने के द्वारा आते हैं, तो कुछ पेड़ों की जड़ों में कुछ एजोबैक्टर या फिर क्लोस्ट्रीडियम जैसे बैक्टीरिया होते हैं, वो पहले से अमोनिया वहां बना करके रखते हैं। अमोनीकरण से भूमि में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। देखिए जब अमोनीकरण होता है ना, यानी कि बहुत ज्यादा अगर यूरिया भी आप खेत में डाल देते हैं या फिर इस प्रक्रिया के द्वारा अगर बहुत ज्यादा भूमि में अमोनिया चली जाती है तो अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है, फिर वहां पे कुछ होता नहीं है। उसके बाद आता है स्टेप 3 यानी कि नाइट्रीकरण, नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें अमोनिया को नाइट्राइट में और बाद में नाइट्रेट में परिवर्तित किया जाता है, नाइट्रीकरण कहलाता है। यह प्रक्रिया 2 चरणों में होती है, यानी कि पहले नाइट्रोजन से, ध्यान दीजिए, पहले नाइट्रोजन से क्या बना, NH3 बना, अमोनिया बना। अब अमोनिया से क्या बनेगा, नाइट्रेट, नाइट्राइट बनेगा और नाइट्रेट बनेगा, यानी कि फिर नाइट्राइट बनेगा और फिर नाइट्रेट बनेगा, और इसी प्रक्रिया को नाइट्रीकरण कहते हैं। यह 2 चरणों में होती है। अमोनिया का नाइट्राइट में परिवर्तन, यानी कि यह नाइट्रोमोनास बैक्टीरिया की क्रिया के द्वारा होता है। यह मिट्टी में मौजूद अमोनिया का ऑक्सीकरण कर देते हैं और उन्हें नाइट्राइट में बदल देते हैं। जबकि दूसरा होता है नाइट्राइट का नाइट्रेट में परिवर्तन। यह नाइट्रोबैक्टर प्रजातियों की क्रियाओं के द्वारा होता है जो मिट्टी में नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। स्टेप आपको यहाँ इंपॉर्टेंट से समझना, पहला है नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा है अमोनिफिकेशन, तीसरा है नाइट्रीकरण। इसको मैं और सरल शब्दों में इसको तोड़ के बताऊंगा, आप परेशान न होइएगा। चौथा है मिलाना या एसिमिलेशन। देखिए मिलाना नहीं, इसको स्वांगीकरण कहते हैं, हिंदी में स्वांगीकरण कहते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया में मिट्टी में बने नाइट्रेट को पौधे अपनी जड़ के द्वारा अवशोषित करते हैं। अब 5वां चरण है अनाइट्रीकरण, डिनाइट्रिफिकेशन। कुछ पौधे नाइट्रेट्स को अवशोषित नहीं करते हैं, यह स्यूडोमोनास और क्लोस्ट्रीडियम की मदद से वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाते हैं। यह प्रक्रिया अंतिम चरण होती है जहां मिट्टी में मौजूद नाइट्रोजन यौगिक वायुमंडलीय नाइट्रोजन में वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले स्टेप 1 में हमने देखा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। दूसरा हमने देखा यहाँ पर कि अमोनीकरण होता है, ठीक है, इसका अमोनीकरण होता है, यानी कि नाइट्रिफिकेशन होता है, सॉरी एमोनिफिकेशन होता है, अमोनीकरण, ठीक है, अमोनिफिकेशन हो रहा है, अमोनिफिकेशन हो रहा है। तीसरा हमने देखा नाइट्रिफिकेशन होता है, ठीक है, नाइट्रिफिकेशन। चौथा हमने देखा एसिमिलेशन हो रहा है। ये चरण आपको याद रखें। 5वां है डीनाइट्रिफिकेशन होता है, ठीक ना, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजन का सबसे पहले स्थिरीकरण होता है, फिर अमोनिफिकेशन नाइट्रोजन को अमोनिया में बदला जाता है,
फिर नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदला जाता है, और जब नाइट्रेट बन जाता है तो उसका एसिमिलेशन होता है, यानी कि पौधे उसको अपनी जड़ों में ले लेते हैं, ठीक है, और उसको अन्य लोग खाते हैं। फिर उसका डीनाइट्रिफिकेशन हो जाता है, यानी कि कुछ नाइट्रेट्स जो होते हैं उसका अवशोषित नहीं होता है, और फिर उसको सुडोमोनास और क्लोस्ट्रोडियम की मदद से वायुमंडलीय नाइट्रोजन में भेज दिया जाता है, वापस चला जाता है वो। आइए एक डायग्राम के माध्यम से इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ से बात करेंगे, ये है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है, ये है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये जो आपको दिखा रहा है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। वायुमंडल में बहुत सी प्रक्रियाएं हुई, लाइटनिंग हुआ, सब कुछ हुआ। इस डायग्राम को आप ध्यान से समझिएगा, सब कुछ हुआ यहाँ पे। यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सिंग हो रहा है बैक्टीरिया के माध्यम से, एक तो पेड़ पौधों पर आ गया, यहाँ पर जमीन में बैक्टीरिया हैं कुछ, ठीक है, कौन से बैक्टीरिया हैं, राइबोजियम, ध्यान दीजिएगा, और मिट्टी में भी कुछ बैक्टीरिया जैसे क्लोरोमोनास है, ठीक है, सुडोमोनास है, ये सब बैक्टीरिया हैं, इनके द्वारा मिट्टी में इनका फिक्सेशन हो रहा है, सॉइल में, ठीक है, और कुछ पौधों की जड़ों में इनका फिक्सेशन हो रहा है, और ये लोग क्या कर रहे हैं, मिल करके इसको अमोनिया यानी कि NH3 में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब यहां से ध्यान दीजिए, डेड एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इस तरीके से अमोनिया बनी यहाँ पे। अब ये जो प्लांट है, मान लीजिए इसको कोई जानवर खा रहा है, और जानवर खा करके जो है कि इसका जो यूरिन है भाई वो भी तो अमोनिया है, या ये मर रहा है तो इसमें तो नाइट्रोजन को खाया हुआ है, अमोनिया के रूप में खाया हुआ है, नाइट्रेट के रूप में खाया हुआ है, तो ये मर जाएगा, मर करके फिर मिट्टी में आ जाएगा, तो ये डिकम्पोज होगा। जब डिकम्पोज होने को आएगा, यानी कि जब इसका खात्मा होगा, जब ये नष्ट होगा, तो बैक्टीरिया और फंगी फिर इसको नष्ट करेंगे और फिर इसका यहाँ पर अमोनिफिकेशन कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर इसका अमोनिफिकेशन करेंगे। डायरेक्ट भी इसका अमोनिफिकेशन हो जाता है मिट्टी के द्वारा, ठीक है। अब अमोनिफिकेशन के बाद इसका नाइट्रिफिकेशन होता है, यानी कि फिर इसको नाइट्रेट्स में, ठीक है, NO2 पे चेंज कर दिया जाता है, नाइट्रेट्स में इसको चेंज कर दिया जाता है। फिर इसका नाइट्रिफिकेशन करने के बाद डिनाइट्रिफिकेशन होता है, ठीक है, इसको डिनाइट्रिफिकेशन करते हैं, फिर ये डिनाइट्रिफिकेशन के बाद ये फिर से पुनः वायुमंडल में चला जाता है, ठीक है। तो ध्यान से इस इमेज को देखिए, इस चीज को देखिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। इसका हम देखेंगे नाइट्रोजन चक्र का महत्व क्या है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल एक आवश्यक भाग है। नाइट्रोजन चक्र पौधों को नाइट्रोजन के यौगिक से क्लोरोफिल बनाने में मदद करता है। यह पौधों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है, क्योंकि पौधों को जीवित रहने और बढ़ने के लिए नाइट्रेट्स की आवश्यकता होती है। अमोनिया के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान मृत और सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ बैक्टीरिया द्वारा विघटित हो जाते हैं। यह प्रक्रिया पर्यावरण से कार्बनिक पदार्थों को साफ करने में मदद करती है और मिट्टी के लिए आवश्यक पोषक तत्व भी प्रदान करती है। नाइट्रोजन यौगिक मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं और इसे उपजाऊ और बढ़ते पौधों के लिए उपयोगी बनाते हैं। जीवित जीवों की कोशिकाओं और ऊतकों में नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है। यह प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड बनाता है जो जीवन के आवश्यक तत्व बनाते हैं। नाइट्रोजन यौगिकों के बिना जीवन मौजूद नहीं हो सकता। देखिए, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड यानी कि ये डीएनए में भी होता है भाई, ठीक ना, डीएनए के लिए भी ये नाइट्रोजन जरूरी है। तो इस तरीके से हमने देखा कि बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिससे नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो रहा है, उसका अमोनिफिकेशन हो रहा है, डीनाइट्रिफिकेशन हो रहा है और बहुत सी चीजें हो रही हैं। क्लियर है? तो उम्मीद है कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। डिस्क्रिप्टिव मैंने पढ़ाया है ताकि आपको किसी भी एग्जाम में, अगर सब्जेक्टिव है तो भी, ऑप्शनल है तो भी, या फिर आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, उसमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। डायग्राम में मैंने पर्याप्त यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। डायग्राम को भी समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा जहां पर प्रतिदिन क्विज होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक जो है कि अपने ग्रुप का दे देंगे। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप वहां पर बेहिचक आराम से पूछ सकते हैं।